हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। देखो, रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुई, क्रैब साइकिल हुई, इन सब में एनर्जी बनी। कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनी और कुछ एनर्जी FADH2 और NADH2 की फॉर्म में बनी। हमारी बॉडी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकती है क्योंकि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। लेकिन जो एनर्जी NADH2 और FADH2 की फॉर्म में बनी है, अब उस एनर्जी को हमें ATP में कन्वर्ट करना है। इट इज़ एक्चुअली द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मैं लिख सकती हूँ कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे। इट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे। इट इज़ द मेटाबॉलिक pathway in which electron travels from one electron carrier to another। एंड इसका पर्पज़ क्या है? इट इज़ एसोसिएटेड विद रिलीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। सो इट इज़ एसोसिएटेड with release and utilization of energy stored in NADH2 and FADH2। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एसोसिएटेड होंगे। सो लोकेशन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन्वॉल्व्स 4 कॉम्प्लेक्सेस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को समझते हैं। सपोज दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सो दिस इज OM। OM stands for outer membrane. This is inner membrane and this is the space. This space is PMS, that is perimitochondrial space. इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए 4 कॉम्प्लेक्सेस यूटिलाइज होंगे। इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को देखिए, ये है सबसे पहला कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वन। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इट इज़ NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स। This is the succinate dehydrogenase complex. Succinate dehydrogenase complex. Then this is the complex third, second, third and fourth. थर्ड कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स and fourth is known as cytochrome A2 A3 complex। ठीक है, अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम C
रिडक्टेज भी कहा जाता है। और साइटोक्रोम A2A3 कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या है कि NADH2 और FADH2 में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करना। होती कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है? 4। लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 1, दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज। इट इज द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को देख के आप पता लगा सकते हो कि इनमें से पार्शली एम्बेडेड कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो इनर मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से ट्रैवल नहीं कर रहा। दैट इज कॉम्प्लेक्स 2, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स 4 को में 2 कॉपर सेंटर्स भी होते हैं। It contains 2 copper centers, that is copper A and copper B, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है नीट के अंदर कि कौन से कॉम्प्लेक्स में 2 कॉपर सेंटर्स होंगे या कौन से कॉम्प्लेक्स में कॉपर सेंटर होगा। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब देखो, लिंक रिएक्शन या क्रैब साइकिल कहाँ पे हुई थी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट इनसाइड प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के, और इस मैट्रिक्स के अंदर NADH2 और FADH2 घूम रहे हैं। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। This is outer membrane. Space between inner and outer membrane is perimitochondrial space, और inner membrane के अंदर क्या है? Matrix। ठीक है, let's draw the 4 complexes. Complex 1 NADH dehydrogenase पूरी तरीके से embedded है। Complex 2 partially embedded। Complex 3 भी completely embedded है और Complex 4 भी completely embedded है। मैट्रिक्स में प्रेजेंट है NADH2। अब यहाँ पे NADH2 ब्रेक हुआ, NAD प्लस 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कॉम्प्लेक्स 1 ने कैच किए। 1 के अंदर है पहले FMN के बाद वो इलेक्ट्रॉन गए FAS के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3, और 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाएगा कौन? UQ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, विच इज़ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज UQ, दैट इज ubiquinone। ubiquinone। क्वेश्चन पूछा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 इज, योर आंसर विल बी UQ, ubiquinone। अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES के पास, FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 को कहा जाता है साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा साइटोक्रोम C। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4, तो आंसर आएगा साइटोक्रोम C। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, साइटोक्रोम C इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम C लोकेटेड तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी साइड? आउटर साइड लोकेटेड है। साइटोक्रोम C से ये गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A, कॉपर A, कॉपर B एंड देन साइटोक्रोम A3 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साइटोक्रोम A टू A3 विद द हेल्प ऑफ 2 कॉपर सेंटर्स। ठीक है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड दिस।
अल्टीमेटली साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन को कैच करेगी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करेगी 2H पॉजिटिव से एंड अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि अगर एक NaDH2 ब्रेक होता है तो आपके पास एक वाटर बनता है और हाफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो दे आर मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जब मूव कर रहे हैं तो दे आर रिलीजिंग एनर्जी और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से PMS की तरफ फेंकने में। कॉम्प्लेक्स 1 से जो एनर्जी रिलीज होगी उस टाइम 4 प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू PMS। कॉम्प्लेक्स 3 में भी 4 प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू PMS एंड कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू PMS। यानी कि मैं यहाँ पे 2 बातें लिख सकती हूँ कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 10 protons are pumped from matrix to PMS। ठीक है। और एक चीज़ और, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ complex 2 during oxidation of NaDH2। NaDH2 की ऑक्सीडेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स 2 का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि 1, 3 और 4 से मतलब है। अब कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। याद करो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस क्रैब साइकिल के अंदर वो एंजाइम है जहाँ पे FADH2 बनता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे FADH2 से। तो FADH2 ब्रेक होगा FAD प्लस और 2H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को। ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ UQ। सो अगेन आई कैन से UQ इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ UQ के बारे में। UQ क्या है? UQ इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। किसके किसके बीच में? बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 NaDH2 की ऑक्सीडेशन के टाइम एंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3 FADH2 की ऑक्सीडेशन के टाइम। अब बात आती है कि FADH2 की ऑक्सीडेशन में कितने प्रोटॉन्स पंप होंगे। FADH2 के अंदर कॉम्प्लेक्स 2 पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन में? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 पार्शियल एम्बेडेड है। सो कॉम्प्लेक्स, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स में इन्वॉल्व नहीं है तो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स 2। अब बचा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। 3 में पंप होते हैं 4 प्रोटॉन, 4 में पंप होते हैं 2 प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन हो गए? 6। यानी कि 6 प्रोटॉन्स और 6H पॉजिटिव आर pumped from matrix to PMS during oxidation of FADH2। और FADH2 की ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 1 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। याद रखोगे कॉम्प्लेक्स 1 की इन्वॉल्वमेंट FADH2 की ऑक्सीडेशन में नहीं है और NaDH2 की ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। NaDH2 की ऑक्सीडेशन से 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, FADH2 की ऑक्सीडेशन से
सॉरी NaDH2 की ऑक्सीडेशन से 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं और FeDH2 की ऑक्सीडेशन से 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। इस वजह से PMS में प्रोटॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग और मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस वजह से क्या क्रिएट हो गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब एनर्जी ATP कैसे बनेगी, तो वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में कॉम्प्लेक्स 5 इन्वॉल्व होता है जिसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, अब देखो अगेन दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस कौन सा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज क्रिस्टे। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, दिस इज F1 पार्टिकल। जो पार्ट मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है दैट इज F0 एंड दिस इज F1। F1 पार्टिकल एक्ट लाइक ATP सिंथेस। अब PMS में प्रोटॉन्स इकट्ठे हो गए बहुत सारे, ठीक है। अब प्रोटॉन्स विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। प्रोटॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे और उनके मूव करने का एक रास्ता F1 पार्टिकल। अब ये प्रोटॉन मूव करेंगे तो दे विल रिलीज एनर्जी। इस एनर्जी को कैच कौन करेगी, ADP, और ADP इसको कैच करके क्या बना लेगी, ATP। यानी कि ध्यान रखोगे जब 4 H पॉजिटिव वापस जाते हैं तब एक ATP बनती है, यानी कि 4 H पॉजिटिव जब वापस जा रहे हैं तो एक ATP बनेगी। पुरानी NCERT में यहाँ पे 2 H पॉजिटिव लिखा हुआ था जो कि अभी नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 4 H पॉजिटिव है। अब NaDH2 ने कितने प्रोटॉन्स पंप किए, NaDH2 ने पंप किए थे 10 प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन्स के वापस जाने से एक ATP बनती है, तो जब 10 प्रोटॉन्स वापस जाएंगे तो कितनी ATP बननी चाहिए, 2.5 ATP। FADH2 ने कितने प्रोटॉन्स पंप किए थे, FADH2 ने पंप किए थे 6 प्रोटॉन्स। अब 4 प्रोटॉन्स के वापस जाने से एक ATP बनती है, तो 6 प्रोटॉन्स जब वापस जाएंगे तो कितनी ATP बनेगी, 1.5 ATP। सो टेक्निकली 1 NaDH2 इज इक्वल टू 2.5 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। ये थोड़ा हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट में हम इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब NCERT ने आपको ये तो बता दिया कि 4 H पॉजिटिव के वापस जाने से एक ATP बनेगी। NCERT ने ये भी डायग्राम में गिवन दे रखा है कि एक NaDH2 की ऑक्सीडेशन से 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, बट थ्योरी के अंदर अभी भी NCERT ने क्या लिखा हुआ है कि दैट इज, क्योंकि इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया, 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। और आपको जो सारी रेस्पिरेशन की कैलकुलेशन है, जो नीट UG के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसी बेसिस पर करनी है कि एक NaDH2 को 3 ATP मानना है, एक FADH2 को 2 ATP। और अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रोटॉन्स के वापस पंप होने से एक ATP बनती है तो आंसर विल बी 4 H पॉजिटिव। अगर आ जाए कि NaDH2 कितने प्रोटॉन्स पंप करता है तो आंसर विल बी 10 H पॉजिटिव, और FADH2 कितने प्रोटॉन्स पंप करता है तो आंसर विल बी 6 H पॉजिटिव। सो लेट्स सी द NCERT। See, this is about the NaDH2। NaDH2 के अंदर प्रोटॉन पंपिंग हो रही है। ये देखो 4H पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स 1, 4H पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2H पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स 4। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में कोई पंपिंग नहीं हो रही। एंड सी द स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP while that of 1 molecule of FADH2 produce 2 molecule of ATP। राइट, एंड यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है कि 4H पॉजिटिव पासेस थ्रू F0। 4H पॉजिटिव जब पास करेंगे तब एक ATP बनती है फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड।
जो नए लेटेस्ट एडिशन है उसमें इसको भी करेक्ट करके दे दिया गया है, यहाँ भी 2H पॉजिटिव की जगह 4H पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, राइट। एक और यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताती हूँ। देखो, एक NaDH2 जब ब्रेक हो रहा है तब एक वाटर बन रहा है, तो हम देखते हैं कि टोटल कितने NaDH2 बनते हैं, फिर हम प्रूव करते हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है, C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen to form 12 molecules of water plus 6 CO2 plus energy, राइट। अब वाटर कब बनते हैं, वाटर लास्ट में बनते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ये बात याद रखनी है। एक NaDH2 के ब्रेक होने से एक वाटर बन रहा है। अब टोटल NaDH2 कितने बन रहे हैं, देखो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, कितने, 2 NaDH2। क्रैब साइकिल में बने थे 3 NaDH2, लेकिन क्रैब साइकिल 2 बार चली थी, तो क्रैब साइकिल 2 बार चली थी, तो 2 × 3 दैट इज 6 NaDH2। लिंक रिएक्शन में बनता है 1 NaDH2, लेकिन लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलती है, तो लिंक रिएक्शन इज इक्वल टू 2 × 1 NaDH2। तो टोटल NaDH2 कितने हो गए, टोटल NaDH2 हो गए आपके 10, ठीक है। अब 10 NaDH2 से कितने वाटर बन जाएंगे, 10, लेकिन रिएक्शन में तो 12 लिखे हुए हैं। 2 NaDH2 और 2 वाटर और कहाँ से बनेंगे, FADH2 भी तो है, एक FADH2 से एक वाटर बनता है। FADH2 क्रैब साइकिल में बनता है एक, लेकिन क्रैब साइकिल 2 बार चलती है, तो ये भी 2, तो 2 वाटर बन गए। तो 2 वाटर FADH2 से बन गए और 10 वाटर NaDH2 से बन गए, तो टोटल वाटर कितने हो गए, 12। एक वाटर में हाफ ऑक्सीजन, तो 12 वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 ऑक्सीजन एंड 12 वाटर। फिर यहाँ पे CO2 देख लो, CO2 ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ना तो ऑक्सीजन यूज़ होती है ना CO2 रिलीज होती है, कोई लफड़ा नहीं है। CO2 रिलीज होती है लिंक रिएक्शन में और क्रैब साइकिल में। लिंक रिएक्शन में एक CO2 रिलीज होती है, लेकिन लिंक रिएक्शन 2 बार चलती है। क्रैब साइकिल में 2 CO2 रिलीज होती है, लेकिन क्रैब साइकिल भी 2 बार चलती है, तो 4 CO2 क्रैब साइकिल की हो गई और 2 CO2 लिंक रिएक्शन की होगी, टोटल कितनी CO2 हो गई, 6। सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज, एंड एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू।